I welcome all of you to learn करो क्लास 11th and 12th। यार आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का आप सभी के लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द सेम। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है, मल्टीपल चीजें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट में आपको काम आने वाली है। जैसे रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री की डेफिनेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या होती हैं, सिमिलरली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ये सारी की सारी आज हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। यहाँ पे क्लास 12th इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी का A to Z सिलेबस कवर हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने सभी फ्रेंड्स को बता दो भैया 11th का 12th का बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी ये चैनल बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आई होप आप सभी का दिन काफी सही जा रहा है। ये लाइव क्लास है, अगर इसको कोई एज ए नॉर्मल वीडियो देख रहा है तब भी एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना आपको कैसा लगा। अगर किसी को लाइव डाउट है वो मेरे से चैट पे पूछ सकता है। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। पहली बात तो अगर आपने नोट्स डाउनलोड नहीं करे हैं तो प्लीज जाके कर लो। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप हमारी खुद की एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मिल जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ब्यूटीफाइड नोट्स हैं और इन नोट्स को हमने बेसिकली पूरे के पूरे चैप्टर को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिमिलरली नेशनल, ये दोनों जो थर्ड और फोर्थ है ये पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था 75%। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका 75% वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज रिमेनिंग 25% करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो को स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की आपकी ऑलमोस्ट 4 to 5 पार्ट्स में सारा का सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की जितनी भी प्रिपरेशन है, फॉर्मूला शीट्स है, प्रैक्टिकल्स है, वो सारा का सारा आपको अलग से दे रहे होंगे। उनकी क्लासेस अलग से होंगी ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। उसकी प्रैक्टिस का हम अलग से लाइव सेशन एक ले लेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो इन ए टू सेक्टर मॉडल। एक बार मैं उसको रिवाइंड करना चाह रहा हूं। मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अगर जरूरी नहीं है तुम्हारे पास बुक में दे रखा हो या ना दे रखा हो, तुम ये पूरा का पूरा चार्ट, ये वाला पूरा का पूरा चार्ट खुद भी बना सकते हो। कैसे, देखते हैं कैसे। एक बार मैं तुम्हारे साथ ही बनाता हूं, इस बार रिवाइज भी हो जाएगा, तुम्हें मजा भी आ जाएगा। यहां हमने मान लिया हाउस होल्ड्स हैं। अब टू सेक्टर मॉडल में हम अज्यूम करके चलते हैं सिर्फ हाउस होल्ड्स है और फर्म्स है। हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को, सॉरी, हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को क्या दिया भैया, उन्होंने दी सर्विसेज। उसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल सेम बात होती है, याद रखना। फैक्टर सर्विसेज है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सिमिलरली फर्म्स ने इन रिटर्न, पहले तो इसको ये वाला, यस, ये ऐसे एरो आएगा, ये ऐसे एरो आ रहा है। फर्म्स ने इन रिटर्न उनको दिया फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में होती हैं? सर फैक्टर पेमेंट्स होती हैं, लैंड में हम देते हैं रेंट, लैंड लेबर, रेंट देते हैं, वेजेस देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं और प्रॉफिट्स देते हैं। समझ गए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को हम देते हैं रेंट, रेंट देते हो ना तुम लैंड पे रहने का, या अगर तुम किसी किराए के मकान पे रहते हो तुम क्या देते हो लैंडलॉर्ड को? यू गिव रेंट। सिमिलरली लैंड, लेबर, लेबर को व्हाट यू गिव? यू गिव ईदर सैलरीज और वेजेस। तुम यहाँ पे एक ही चीज लिख देते हैं, वेजेस। सिमिलरली कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देते हो। कैपिटल वो जो आप बैंक से उठाते हो, और एंटरप्रेन्योरशिप को आप प्रॉफिट देते हो। मतलब अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आपको कोई बिजनेस में पार्टनर है तो आप दोनों एंटरप्रेन्योर्स हो गए। तो एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट को या एंटरप्रेन्योरियल पार्टनर को आप क्या दे रहे हो? सर आप दे रहे हो प्रॉफिट्स। ये इन रिटर्न फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं। ये जो लेफ्ट में हमने लिख रखा है ये फैक्टर सर्विसेज है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। और फैक्टर पेमेंट्स है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। ये पैसे के मामले में, रोकड़े के मामले में दे रहा होगा फर्म्स हाउस होल्ड को, फर्म्स हाउस होल्ड को दे रहा है, ठीक है। फिर अरे यहां तो हाउस होल्ड ने दे दिया फैक्टर सर्विसेज, बट किसके लिए दी? फर्म्स क्या कर रही हैं? फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, जो सारी की सारी किसको बेच रही हैं? जो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है फर्म्स हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने कहा ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज दे दो, बट हाउस होल्ड को भी तो इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा ना। हाउस होल्ड इन रिटर्न उनको क्या दे रहा है? पैसा, या इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई एम श्योर बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आपको याद आ गया होगा।
कि हाँ यार टू सेक्टर मॉडल ऐसे चलता है। इसमें हमने कुछ कुछ एजम्पशंस दी थी कि सारा का सारा ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रही है। इस केस में कुछ पैसा जनरेट नहीं हो रहा, बस फर्म से पैसा हाउस होल्ड में जा रहा है, हाउस होल्ड से वही पैसा जो फर्म से कमाया है वो हाउस होल्ड दोबारा फर्म के ऊपर ही स्पेंड कर रहा है। तुम गलती से भी ये मत सोच लेना हाउस होल्ड ने जो फैक्टर सर्विसेज दी कि भाई हाँ मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दूंगा, मुझे इन रिटर्न गुड्स एंड सर्विसेज दे दो, नहीं। फर्म कहता है हम आपको इन रिटर्न गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देंगे, हम आपको तो फैक्टर पेमेंट्स देंगे। तो हमेशा फैक्टर सर्विसेज के बजाय हमें फैक्टर पेमेंट्स मिलती है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलते। गुड्स एंड सर्विसेज का तो अलग मॉडल है कि हाँ फर्म आपके पास आई, हाउस होल्ड के पास आइए सर आपको कुछ खरीदना है, यस फर्म वेंट टू हाउस होल्ड टू ऑफर देम गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड ने कहा ठीक है हमें कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए आप लो, पर इन रिटर्न ऑब्वियसली कुछ देना पड़ेगा हाउस होल्ड को, फ्री में कुछ नहीं है दुनिया में। तो भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ स्पेंड कर रहे हैं तो हाउस होल्ड फर्म को स्पेंड कर रहे हैं। यही सारा का सारा टू सेक्टर मॉडल है, आई एम श्योर बिल्कुल रिवाइज हो गया होगा। अब हम ये सारा का सारा यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि फैक्टर पेमेंट फैक्टर रिसीट्स के इक्वल होते हैं। देखो इसका भी एनालिसिस अगर बोलोगे तो फैक्टर सर्विसेज फैक्टर पेमेंट्स के इक्वल होते हैं, और जो भी हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट्स करती हैं, जितना भी पेमेंट कर रही है फर्म्स के, जितना भी हाउस होल्ड पेमेंट कर रही है फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में, वो फर्म्स की क्या है, वो फर्म की है फैक्टर इनकम, कि भाई कमा रहे हैं ना कुछ। हमेशा जो भी इनको पेमेंट मिल रही है, जो भी हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट, देखो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट मिल रही है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू द फैक्टर इनकम ऑफ फर्म्स। वो इनकम कहां से जनरेट हो रही है, बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इस पूरे पॉइंट को दोबारा रिवाइंड करना तुम्हें समझ आएगा बेटर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। चलो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ये पहला है यार हमारा, ये पूरा का पूरा टॉपिक 1 है जो हम करने वाले हैं, इसको आप पढ़ लीजिए टॉपिक 1। तो यार कुछ नहीं है, इंजेक्शंस बस फ्लो वेरिएबल्स हैं। पहली बात तो स्टॉक और फ्लो में, अब देखो लिखा है ना फ्लो वेरिएबल्स, तो पहले स्टॉक और फ्लो में ही डिफरेंस समझ लेते हैं कि भाई स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है। इसमें एक अलग से इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके पास दे रखा है, और ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 100% इसका क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाले हैं। स्टॉक वेरिएबल, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके एग्जांपल पढ़ते हैं अभी, मैंने शायद आपको पिछली क्लास में भी रेफर किया था ऐसा कुछ। स्टॉक मतलब तुमने ये मोबाइल उठाया और तुम किसी चीज को स्टॉक कर रहे हो, इसका मतलब स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू आर लुकिंग एट दैट, यू आर अकाउंटिंग। तो यार उसको रिवाइज करने में, लर्न करने में आसानी हो जाती है। स्टॉक वेरिएबल क्या है, जब हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको मेजर कर रहे हो, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली वेरिएबल फ्लो क्या है, फ्लो मतलब बह रहा है, मतलब ड्यूरिंग, फ्लो मतलब बहना, इट इज मेजर्ड, इट इज अ क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम और अ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप लिख सकते हो ड्यूरिंग स्लैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल फिनोमेना, ये टाइम डायमेंशन को अकाउंट नहीं करता, ये तो जिस दिन बनाई उस दिन बना ली कि भैया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि इट इज नॉट अ टाइम डायमेंशन, मतलब टाइम को ये अकाउंट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है ये एक पर्टिकुलर सेकंड को अकाउंट करके सारा का सारा अकाउंटिंग कर देता है, सारा का सारा मेजरेबल बना देता है। ये पूरा का पूरा साल में नहीं लेके चल रहा, ठीक है यार मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक देखता हूं क्या होगा ना, ये टाइम डायमेंशन नहीं है, ये तो एक दिन का डायमेंशन है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होने वाला है। सिमिलरली ये टाइम डायमेंशन है फिनोमेना लाइक डेज, इसमें फ्लो में क्या होता है, कितने डेज के लिए तुम गिन रहे हो, कितने आवर्स के लिए तुम गिन रहे हो। सिमिलरली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो वेरिएबल क्या है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें आपका टाइम डायमेंशन आता है। इट इज अ स्टैटिक, इट इज अ डायनामिक कांसेप्ट, ये हमेशा स्टैटिक है यार, ये ज्यादा चेंज नहीं होता, बट हाँ हमारा फ्लो वेरिएबल इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है, हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो एक दिन नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल डेज या मल्टीपल आवर्स में कर रहे हैं, हेंस इट इज अ डायनामिक। और यहाँ पे तो हम एक ही दिन सब कुछ कर रहे हैं। लास्ट एग्जांपल दे रखे हैं सर, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट एक्सेट्रा। आप गए बैंक डिपॉजिट करवाने, बैंक डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही है, DEPOSIT, बस डिपॉजिट की बात हो रही है। आप जब बैंक डिपॉजिट कराने गए, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपने पैसा जमा करा दिया, बात खत्म, ना उससे पहले की बात करनी है ना उससे बाद की बात करनी है, खत्म। तो ड्यूरिंग का तो कंसेप्ट आया नहीं। सिमिलरली आपके पास वेल्थ कितनी है, अगर आपसे ये पूछ रहा है ना कि आपके पास वेल्थ कितनी है, मतलब एट द मोमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास वेल्थ कितनी है, तो वेल्थ इसका एक एग्जांपल है। सिमिलरली कैपिटल इन एनी बिजनेस फर्म भी उसका एक एग्जांपल हो सकता है। फ्लो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो वेरिएबल बहुत तगड़ा है। इट मींस इनकम। अब जब भी आप इनकम गिनते हो, अब ये थोड़ा ना गिनते हो कि इनकम आज की क्या है,
आप गिनते हो इनकम थ्रू आउट द ईयर की क्या है। तो जब इनकम थ्रू आउट द ईयर की गिन रहे हो या मंथली इनकम गिन रहे हो या मंथली सैलरी गिन रहे हो, वो क्या है, वो है हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप आज का नहीं गिनते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप महीने, 6 महीने में, 4 महीने मुझे कितना देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मनी एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर स्टाइपेंड या व्हाट इज द पॉकेट मनी दैट यू गेट, तो आप हमेशा बताने वाले हो कि मेरे को 10,000 पर ईयर मिलता है। तो वो पर ईयर क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। यहाँ ड्यूरिंग द ईयर मेरे को 10,000 रुपीज मिलता है स्पेंड करने को, तो तुम बोल सकते हो वो फ्लो वेरिएबल है। आई एम श्योर अभी तक बात क्लियर होगी। अब स्टॉक वेरिएबल हमने पढ़ लिया, फ्लो वेरिएबल हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं वापस लीकेजेस और इंजेक्शंस पे। ठीक है जी, लीकेजेस क्या है, पहली बात तो लीकेज और इंजेक्शन दोनों ही क्या है, फ्लो वेरिएबल है। बोथ ऑफ देम अकर ड्यूरिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो एक पॉइंट पे अकर नहीं करते, वो ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ टाइम, या जब भी वो मेजर होते हैं, जब भी लीकेजेस इंजेक्शंस मेजर होते हैं, वो हमेशा ड्यूरिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होते हैं। याद रखना, स्टॉक इज पॉइंट ऑफ टाइम, stock is always point of time, and variable, sorry, and flow is always period of time। flow हमेशा period of time होता है, flow हमेशा period of time होता है। flow variables which have negative, oh my god, अब आ गई असली असली डेफिनेशन, अब आ गई भैया डेफिनेशन, इसको पढ़ना शुरू करो ध्यान से। लीकेजेस और इंजेक्शंस, पहली बात तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। रियलिटी में तुम्हें बताता हूं, जो हमने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा है उसमें से ही विड्रॉ हुआ है, उसमें से ही हमने निकाल रखे कि इंजेक्शंस क्या होंगे, सिमिलरली लीकेजेस क्या होने वाली है। अरे लीकेज किसी चीज में अगर लीकेज हो रही है मतलब आउटफ्लो हो रहा है, लीकेज के बराबर में तुम लिख लो आउटफ्लो। तुम बोलते हो ना यार ये तो लीक कर रहा है, यार ये बाल्टी लीक कर रही है, ये मेरा टैंक लीक कर रहा है, मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो। अब उसमें आउटफ्लो ऑफ वाटर हो रहा होता है। इसमें देखते हैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आउटफ्लो ऑफ मनी होगा यार, मनी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है, मनी की बात चल रही है, तो आउटफ्लो। इंजेक्शन हमेशा क्या होता है, इनफ्लो। इंजेक्ट कर रहे हो, इंजेक्शन कैसे बनाए, इंजेक्ट से बनाए, यू आर इंसर्टिंग समथिंग, यू आर इंजेक्टिंग समथिंग। इंजेक्शन मतलब वो इंजेक्शन जो तुम्हारे यहाँ जब वैक्सीन में तुम्हें क्या लगने वाला है, इंजेक्शन लगने वाला, तो वही इंजेक्शन है ये। इनफ्लो हो रहा है, तुम्हारे पास सीरम अंदर जा रही है या कोई वैक्सीन अंदर जा रही है या कोई भी इंसुलिन अंदर जा रहा है, वो इंजेक्शन होता है, इनफ्लो। लीकेजेस इज आउटफ्लो, सिमिलरली इंजेक्शन इज इनफ्लो। फ्लो वेरिएबल व्हिच हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया, एंड दे हैव पॉजिटिव इंपैक्ट। ये इसको तुम सेकंड पॉइंट पढ़ना, पहली बात तो लिखना, फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए तुम्हारा। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर विड्रॉल्स टू सर्कुलर फ्लो, दे आर एडिशन टू सर्कुलर फ्लो, बहुत बढ़िया। अभी तो हमने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा, अगर कोई टू सेक्टर मॉडल में पैसा लेके आ रहा है, सिंपल सी बात है, उसको बोलने वाले हैं दे आर ब्रिंगिंग एन एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो। हमने टू सेक्टर मॉडल की एक लिमिटेशन पढ़ रखी है, उसमें कभी भी पैसा बढ़ता नहीं है, क्योंकि यार दो डिफरेंट सेक्टर्स, आपने टोटल 4 सेक्टर पढ़ रखे हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड बैंक्स, या एक्सटर्नल सेक्टर तुम बोल सकते हो उसको। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर है ना, ये जो लास्ट के दो जो हमने पढ़े नहीं है, इसको बोलते हैं 3 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल। जब ये दोनों का इंक्लूजन होता है, जब ये दोनों का इंक्लूजन होता है मार्केट में, तभी हमारा पैसा ग्रो करना शुरू करता है। तो नॉर्मली जो भी हमारा पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, वो या तो गवर्नमेंट सेक्टर कर रही है या एक्सटर्नल सेक्टर कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या हमारा देश बाहर के देशों के साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन में लगा हुआ है। तो एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो हमेशा इंजेक्ट करने को कहते हैं, पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है। इंजेक्ट क्यों कर सकते हैं हम, यार ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है इस कंट्री का विकास हो, पर प्राइवेट प्लेयर्स होने ही नहीं दे रहे, या सर्कुलर फ्लो में घूमे जा रही है इकोनॉमी, कोई और एक्सटर्नल चीज हो ही नहीं रही, डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। इसका मतलब गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेगी कि यार हम इस इकोनॉमी में पैसा भरते हैं, हम इस इकोनॉमी में पैसा भरते हैं, तो उसमें इसको क्या बोलते हैं, दे आर एडिशन टू सर्कुलर फ्लो। इकोनॉमी में पैसा भरने को एडिशन, सिमिलरली इकोनॉमी से पैसा बाहर, हाँ ऐसे भी तो हो सकता है कि लीकेजेस हो जाएं। अभी तुम्हें इसका एग्जांपल बताऊंगा मैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि सर्कुलर फ्लो से पैसा निकाल लिया जाए, बाय हुम, बाय गवर्नमेंट, या कोई करप्शन कर रहा हो तो भाई सर्कुलर फ्लो से पैसा निकाल दिया। यार इन लीकेजेस का मतलब एक और बताऊं क्या, टैक्सेस चोरी करना भी लीकेजेस का फॉर्म है। तुमने टैक्सेस नहीं दिए, जो तुमने गवर्नमेंट को दिखाया कि यार मेरी इनकम इतनी है, और रियलिटी में तुम्हारी इनकम है उससे बहुत बड़ी, तो तुम इकोनॉमी में पैसा डालना ही नहीं चाह रहे हो, तुम अकाउंट करवाना ही नहीं चाह रहे हो गवर्नमेंट के हिसाब से, या इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा वो जो पैसा तुम छुपा रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे जब एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब वो क्या है, दे आर विड्रॉल, उसको तुम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉ कर रहे हो।
उसको तुम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉ कर रहे हो। क्या ये बिल्कुल सही है बात? ठीक है, एक बार चार्ट आई हुई है, चार्ट पढ़ते हैं जरा, चार्ट पढ़ते हैं, राइट। ऑलराइट सर, यस 100% ठाकुर जी, लीगल स्टडीज के नोट्स बड़ी जल्दी आपके पास आ रहे होंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है जी, अब हमें समझ आ गई लीकेजेस क्या है, इंजेक्शंस क्या है, हमने काफी डिटेल में डिस्कशन इसका कर लिया है। इसके दो चार पॉइंट और हैं, एक बार देख लेते हैं। इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, अब इसका इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑलमोस्ट सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। हमने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा? देखो रियलिटी में तुम्हें लिखना है वो फर्स्ट पॉइंट है। हमने बोला कि ये जो सेकंड पॉइंट है इसको तुम फर्स्ट लिखना और इसको तुम लिखना सेकंड पॉइंट, विच हैव नेगेटिव। अब लीकेजेस का हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बता दिया मैंने, टैक्स चोरी वाली बात। और इंजेक्शन का हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, बता दिया कि डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इंजेक्ट कर सकती है मनी। अब इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी क्या है? इट रिड्यूसेस फ्लो ऑफ इनकम, इट रिड्यूसेस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यार जितना पैसा कम होगा इकोनॉमी में, उतनी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होने वाली है। क्या ये बिल्कुल सही है? एक जस्ट अ सेकंड, जितना पैसा कम होगा इकोनॉमी में, उतना डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होने वाली है। तो लीकेज का मतलब क्या है? हम तो विड्रॉ कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात वो है। सिमिलरली यहां पे आ गए हम इंजेक्शंस के ऊपर। सर ये तो एडिशनल फ्लो है और ये इंक्रीज करती है, मोर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या मोर द मनी इन एन इकोनॉमी, मोर विल बी द डिमांड ऑफ गुड्स। तो बेसिकली देख सकते हो, जब हमारे पास मनी ज्यादा है या खर्च करने को ज्यादा है, मनी ज्यादा मतलब खर्च करने को ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा, मतलब डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट एग्जांपल दे रखा है जैसे सेविंग्स, टैक्सेशन, इंपोर्ट पेमेंट्स एक्सेट्रा। लीकेजेस क्या हो सकते हैं? लीकेजेस ये हो सकते हैं, अब एक सेविंग्स का बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया। सर मैंने पैसा कमा लिया बट मैं उसको सेव करके अपने घर पे रख लिया, मैं उसको स्पेंड ही नहीं कर रहा। अरे स्पेंड करना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि तुम्हारा स्पेंडिंग किसी और का इनकम हो सकता है। फिर वो इनकम, या तुम फॉर एग्जांपल तुमने सेविंग कर ली घर पे वर्सेस सेविंग कर ली बैंक में, मैं तुम्हें कहूंगा बैंक में सेविंग करो। क्योंकि जब तुम बैंक में सेविंग करते हो, तुम्हारा पैसा बैंक आके लोन आउट कर देता है, वो भी लोगों को हेल्प करता है। भाई तुम अपना बिजनेस खोलो, तुम्हें अपना हाउस लोन चाहिए वो करो, तुम्हारा जब मन चाहे तुम बैंक से वापस ले सकते हो। पर घर पे रख लेना पैसा, उसको कहते हैं पैसा सड़ना, मतलब वो इकोनॉमी में यूज ही नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट वो लीकेज बन चुका है, उसको इकोनॉमी से तुमने निकाल दिया है। सेविंग्स, टैक्सेशन छुपाना, ये सारा का सारा लीकेज का एग्जांपल है। सिमिलरली इंजेक्शन का एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट रिसीट एक्सेट्रा। तुम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज जब भी होती हैं, हमें पैसा आता है, कहां आता है? इकोनॉमी के अंदर आता है। जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके इकोनॉमी के अंदर आपके पास पैसा आता है। स्टॉक वेरिएबल वर्सेस फ्लो वेरिएबल हम खत्म कर चुके हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, लीकेजेस वर्सेस इंजेक्शंस, हम सारे के सारे चार डिफरेंस हमने करे, ये आपको करके जाने। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है जी, सही जा रहे हैं? ऑलराइट, अब बिल्कुल सही है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं यार, अब ये वाला पूरा का पूरा जितना भी आप देख रहे हो, आई एम श्योर आप मेरे साथ चल रहे हो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा फाइनली खत्म हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा फाइनली खत्म हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा है। आने जितने भी जनरेशन आ रही है हमारी, जितने भी क्लास 12 में बच्चे आ रहे हैं, वो सारा का सारा यार एक वीडियो सीरीज देख रहा है ना, कोई एक वीडियो देख रहा है, दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम कहोगे हाँ यार चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है। कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कूल में जाओ, मस्ती मारो, आराम से खेलो, पर यार स्कूल में अपना पर्सनल डेवलपमेंट करो। घर आके ये वीडियो देख लो, मेरी गारंटी है मजा आ जाएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हम ऑलमोस्ट 95 प्लस ला सकते हैं इन नोट्स को पढ़ के और ये सारी की सारी वीडियोस को देख के। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसके 4-5 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। 10-15 मिनट की क्लास और होने वाली है, राइट सर। डोमेस्टिक टेरिटरी और एन इकोनॉमिक टेरिटरी, ये बहुत बार आप टर्म सुनोगे, ये आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है स्किप कर दें, बट हाँ हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। और इसके अंदर डेफिनेशन भी दे रखी है, तो आपको समझना तो है ही, डेफिनेशन भी साथ साथ में करते रहनी है। बाय डोमेस्टिक टेरिटरी अ लेमैन टर्म्स में, मतलब बहुत ही सिंपल टर्म्स में, लेमैन मतलब सिंपल टर्म्स, लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन मतलब तुम किसी को भी समझा सकते हो ये बात। इट मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, बट इन नेशनल अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। देखो यार, बहुत ही सिंपल टर्म में तुम बोल सकते हो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है जो भी तुम्हारे देश का पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है। जिस भी देश, फॉर एग्जांपल तुम्हारा इतना देश है, इतना देश है, तो ये कैसे पता लगेगा कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कितनी है? और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और टापू है, यहाँ पे एक और टापू है और ये कनेक्टेड है, ये थ्रू लैंड कनेक्टेड है, तो तुम्हारी कंट्री तो है ये, तुम्हें कैसे पता लगेगा ये तुम्हारी कंट्री है या नहीं है?
ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिक्स या इंडिया की पॉलिटिक्स या किसी देश की पॉलिटिकल पार्टी हमारी वहां पे रूल कर रही है या नहीं कर रही है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे रूल कर रही है, जिसकी भी गवर्नमेंट है, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट से या इंडिया के अंदर लाई करती है, इंडियन एसोसिएशन है उसका या नहीं है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर किसी देश के साथ एसोसिएशन हो, फॉर एग्जांपल बीजेपी है, बीजेपी सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है, बाहर नहीं एग्जिस्ट करती। सिमिलरली आईएनसी है, आईएनसी तो कांग्रेस कांग्रेस वहां पे यूएसए में भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। तो डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या डिफाइन है। हमारे यहाँ हमारे देश के जितनी भी गवर्नमेंट है, अगर उसकी भेजी हुई पॉलिटिकल पार्टी किसी आइलैंड में जाके रूल कर रही है, किसी आइलैंड में जाके सारी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, तो हम यस बोल सकते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, या हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर वो लाई करती है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर लाई करती है। पर अकाउंटिंग सेंस में इसका कुछ और मीनिंग है, उसमें डिटेल में इतने घुसने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी एज यूज्ड, ये तो वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी एज यूज्ड इन द नेशनल अकाउंटिंग has a special meaning and is much bigger than the political frontiers of a country। बताते हैं कैसे। According to United Nations Economic, पहली बात तो सुन लो, यूएन की जो डेफिनेशन है, यूएन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लो। यूएन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लो। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट। ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ज्योग्राफी क्या होने वाली है, ज्योग्राफी मतलब द एरिया कवर्ड, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना एरिया कवर होने वाला है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट, वो जो डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट, विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जिसमें यार गवर्नमेंट का जहां भी रूल है वहां पे, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का रूल है कि हाँ यार ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, अब उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज और पीपल कैन मूव फ्रीली। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है आपके पास कोई बंदिश नहीं है, आपके पास कोई रोक टोक नहीं है, यू डोंट हैव एनी, यू आर नॉट बीइंग इम्पोज्ड एनीथिंग, और तुम्हारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रखी कि तुम वहां नहीं जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। गवर्नमेंट हमें अलाउ कर रही है कि तुम इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में मूव कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड कर सकते हो। समझ आ गई? तो ये हो गया यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक टेरिटरी की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। दोबारा एक बार पढ़ते हैं। इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड, ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड को तुम लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेड को तुम यहां पे लिख लो कि डिसाइडेड, जो भी हमारी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जिस भी एरिया को, जिस भी टेरिटरी को हमारी गवर्नमेंट रूल कर रही है, गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, विद इन विच वो सारे के सारे वो वाली बाउंड्री है जहां पे हमारे पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली ट्रेड हो सकते हैं। तो ये सारी यूएन की ऑफिशियल डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए, क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। इसको जल्दी से खत्म करते हैं, इतना लंबा टॉपिक नहीं होना चाहिए। व्हाट डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड्स, तो समझ लो डोमेस्टिक ब्रैकेट में लिख रखा है इकोनॉमिक टेरिटरी, ये एक बार आप पढ़ लेना। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर सबसे पहला पढ़ा था। इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स आल्सो, कि भैया सिर्फ लैंड नहीं है, हम हमेशा सोचते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब सिर्फ लैंड, नहीं, इट इंक्लूड्स लैंड प्लस वाटर, लैंड प्लस वाटर बोथ है। टेरिटोरियल वाटर्स आल्सो एंड टेरिटोरियल लैंड्स आल्सो, जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर लाई करते हैं, सबसे बड़ी डेफिनेशन है वो। सेकंड, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान, देखो इंडियन शिप्स एग्जांपल दे रखा है बहुत बढ़िया, इंडियन शिप्स अगर मूव करती हैं बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, तो हम ये बोल सकते हैं, यूके एंड पाकिस्तान, तो हम ये बोल सकते हैं जिस भी वाटर में वो मूव कर रही है ना, वो सारा का सारा जो शिप है वो सारी की सारी किस में लाई कर रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, मतलब शिप्स और एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाई करेंगे अगर वो इंडियन रेजिडेंट्स ओन कर रहे हैं। इस केस में जो शिप्स हैं वो कौन ओन कर रहा है, भैया इंडियंस ओन कर रहे हैं, राइट राइट। फिर रेगुलरली ऑन द पैसेंजर प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन जापान आर पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने भी यार हमारे प्लेन्स है वो भी तो यार यहाँ से इंडिया से उड़ के यूके में फ्लाइट जा रही हैं, पर वो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही लाई करती है। जो हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट है, एयर एशिया हो गया, ये जितने भी आपकी कंपनीज है, ये सारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही लाई करने वाली है।
फिर फिशिंग वेसल्स, ये सारा का सारा यार थोड़ा डिटेल में है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। ये बोल रखा है कि फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस rigs and floating platforms operated by residents of a country, जो भी इन शॉर्ट जो भी रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री के, जो भी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने बाय कर रखा है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आने वाला है। एग्जांपल, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन। अब हमारे ऐसे बोला जाता है कि 26/11 जो हुआ था और उसमें टेररिस्ट कहां से आए थे, वो सी रूट से आए थे, मुंबई में एंटर करे थे जब भाई ताज में अटैक हो गया था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वो कहां से आए थे, वो आए थे शिपिंग के थ्रू या किसी शिप के थ्रू आए थे। इसके ऊपर बहुत बड़े मूवीज भी बन रखी है कि भाई रियलिटी क्या थी 26/11 की। तो वो मुंबई में कैसे एंटर कर दे, वो एंटर कर दे सी रूट पे, पर वो किसकी बोट पे थे, वो किसी इंडियन फिशरमैन की बोट पे थे। उन्होंने या तो हाईजैक करी होगी या कोई ना कोई डीलिंग करी होगी। इंडियन फिशरमैन की बोट पे जैसे वो चढ़े, इसका मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो भी कमोडिटी, जो भी आपका फिशिंग वेसल्स हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गया, रिग्स का मतलब कंटेनर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंटेनर्स, या कोई भी शिप्स हो गई, ये सारे के सारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाई करने वाली है इफ दे आर ओन्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, फिर हम आगे एम्बेसीज। अब एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। टू इलस्ट्रेट, एक बहुत बड़े एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल क्या होगा तो मजा आएगा और तुम्हें समझ आ जाएगी आराम से। इंडियन एम्बेसीज इन रशिया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाई करती है। हर कंट्री में, हमारे कंट्री में जैसे कजाकिस्तान, अर्मेनिया, रशिया, यूके, यूएस, यहाँ इन सब की एम्बेसीज हैं, पर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में किसके लाई करेंगी भैया, जिस भी कंट्री की वो एम्बेसीज हैं। इंडियन एम्बेसीज इन रशिया, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज विल फॉर्म पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जिस भी कंट्री की, फॉर एग्जांपल रशियन, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, हम बोल देते हैं सर रशियन एम्बेसी इन इंडिया है, तो क्या रशियन एम्बेसी इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर लाई करती है? नहीं, रशियन एम्बेसी ऑफ इंडिया तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाई करती है। एम्बेसीज बस बेसिकली ये मान लो, जिस चीज की भी एम्बेसी है, जिस चीज की भी गवर्नमेंट है, जिसकी भी मिलिट्री है, जिस भी कंट्री की मिलिट्री है, वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही लाई करने वाली है, राइट। इट डज नॉट इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, देखो जो इंक्लूडेड है उसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, जो नॉट इंक्लूडेड है वो भी पढ़ लो। टेरिटोरियल एनक्लेव्स लाइक एम्बेसीज यूज्ड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, वही सेम बात कि भैया फॉरेन गवर्नमेंट्स मतलब अब रशियन एम्बेसी इन इंडिया है, तुम कहोगे यार ये तो इंडिया के अंदर है, ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर लाई करनी चाहिए, नहीं, ये बोल रहे हैं जितनी हमारी एम्बेसीज हैं या जितने भी मेरे टेरिटोरियल एनक्लेव्स हैं, टेरिटोरियल एनक्लेव्स मतलब इंस्टीट्यूशंस, जितने भी हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्न्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, हमेशा उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करने वाले हैं। हेंस ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक कंट्री में लाई नहीं करेंगे, इंडियन डोमेस्टिक कंट्री में लाई नहीं करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड, ये वाला पॉइंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी यार आपके आईएमएफ हो गए, सिमिलरली वर्ल्ड बैंक हो गए, अगर उनका ऑफिस इंडिया में लाई करता है तो वो वर्ल्ड बैंक अपना कहीं जहां पे उसका हेडक्वार्टर है वहीं पे लाई करेंगे। सिमिलरली आईएमएफ हो गए, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, यूएन हो गया फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, ये सारे के सारे जिस भी जहां भी इनका हेडक्वार्टर है, जहां के भी ओरिजिन है इनका, वहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करने वाले हैं, भले ही इनको ऑफिस इंडिया में हो, राइट। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। हमने पढ़ लिया कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। अब हम बात करने वाले हैं रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के बारे में। रेजिडेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। नेशनल इनकम हैज बीन डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम की यहाँ पे एक तो रियलिटी में डेफिनेशन हो गई है, जस्ट अ सेकंड, उसके बाद आओगे करंट, व्हाट इज द सिटीजन। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो एकदम टॉपिक आ रहा है वो एकदम नया है, ये है सिटीजन क्या है। दोबारा कंटिन्यू तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ही कर रहे होंगे, बट अभी आप मान सकते हो हमारा ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड सब पार्ट है, उसका हाफ चैप्टर कंप्लीट हमने कर लिया है, राइट। चलो, नेशनल इनकम क्या है सर, ये सारा का सारा फैक्टर इनकम, फॉर एग्जांपल मैं एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, जब मान लो हम दोनों ही हैं इस देश में, हम दोनों की जब फैक्टर इनकम आप ऐड कर देते हो तो आपकी क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। ये तो बहुत इजी है, नेशनल इनकम मतलब नेशन की इनकम। इट हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स की यहां पे बात कर रहे हैं, रेजिडेंट स्लैश नॉर्मल रेजिडेंट एक ही बात होती है, पर नॉर्मल रेजिडेंट थोड़ा सा मोर टेक्निकल वर्ड हो जाता है, तो आपको उसको पढ़ना है।
It is the sum of it is the sum total of the factors income. It is the sum total of factor income earned by the residents slash normal residents of a country during, देख लो जी, during a year. During का मतलब क्या है, अब तो आप पढ़ चुके हो. During का मतलब it is a flow concept. During का मतलब it is a flow concept. ठीक है जी, during मतलब it's a flow concept. Thus, like domestic territory, normal residents have a special meaning and importance in national accounting. बहुत बढ़िया. अब बता रखा है, जैसे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में इतना कुछ डिटेल में पढ़ लिया कि व्हाट डज इट इंक्लूड, व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड. सिमिलरली यार आपको नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में भी इतना पढ़ना चाहिए. आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, गाइड में भी दे रखा है, जो भी आप गाइड पढ़ रहे हो ये दे रखा है, इंपॉर्टेंट है. राइट, चलो. अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन. इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन ये है, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन ये है, a resident is said to be a person or institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest lies in that country. कहोगे भैया ये तो हमने पहली बार डेफिनेशन पढ़ रहे, भैया यही है डेफिनेशन. वो तभी एक रेजिडेंट कहलाएगा जब वो एक कंट्री में रिसाइड करेगा. सबसे पहली कंडीशन तो ये है. एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपको ऑफिशियल डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख के आ सकते हो, सर हु रिसाइड्स इन अ कंट्री और whose economic interest lie in a country. Whose economic interest lie in a country मतलब वो इकोनॉमिक मोटिव के लिए काम कर रहा है, उसका जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक देश के भले के लिए कर रहा है, देश की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए कर रहा है. साफ बात ये है. He is called a normal resident since he normally lies in the country of his economic interest. The period of stay should be at least 1 year or more. Thus, staying for more than a year and having economic interest, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना, अब उसका हमेशा एटलीस्ट 1 ईयर प्लस होना चाहिए. जो भी जितना जिस भी टाइम में वो इस कंट्री में रिसाइड कर रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर तो उसको रिसाइड करना है. उससे ज्यादा वो रिसाइड कर सकता है. 1 ईयर से कम करेगा तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कराएगा. अब हमने ये जो वन कंडीशन पढ़ी, फिर ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाली दो कंडीशन पढ़ी, इसको थोड़ा और डिटेल में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है. इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा, आपको मजा आ जाएगा. फर्स्ट कंडीशन ये. सेकंड, सर स्टेइंग इन अ कंट्री, रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर. एंड है और नहीं है, ये नहीं बोल सकते तुम हाँ या तो मैं 1 साल में रहूं या मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करे, इन दोनों में से कोई भी चलेगी नहीं, दोनों साथ होनी चाहिए. रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर, ये हम मान चुके हैं. सेकंड क्या है, हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एग्जांपल अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन आर द टू नॉर्मल कंडीशंस फॉर बिकमिंग अ नॉर्मल रेजिडेंट. कि भाई जितनी भी आपकी अर्निंग हो रही है, स्पेंडिंग हो रही है, जिस भी बैंक में आप सेव कर रहे हो, यानी इंडिया में बैठे हो स्विट्जरलैंड के बैंक में सेव करे जा रहे हो, ब्लैक मनी बोलेंगे उसको, कि भैया कमा तो मैं इंडिया में रहा हूं बट मैं सेव कर रहा हूं किसी और बैंक में, गलत. इंडियन बैंक्स में ही आपको सेव करना है, स्पेंड भी आपको ट्राई करना है मोस्टली आप इंडिया में ही करो. तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा इंडिया के अंदर लाई करता है, या जिस भी कंट्री के हम रेजिडेंट है, जिस भी कंट्री के हम नॉर्मल रेजिडेंट है, वहां पे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है. ठीक है जी. इट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड दैट नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स. ओनली आ गया है यहाँ पे पॉइंट. हमने पढ़ा नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. तो यार बोल सकते हो. और दो पॉइंट्स और है, एक बार इसको पकड़ो कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट्स सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं होते, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं. इंस्टीट्यूशन मतलब कोई फर्म है तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकती है. आपने एक कंपनी खोली, इंडिया के अंदर रजिस्टर करी, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करी बैंगलोर में, तो वो भी एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है. नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड बोथ सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस, दैट इज फॉरेनर्स who reside in a country for more than a year and have economic interest in that country. जरूरी नहीं है अगर कोई born and brought up हुआ है इंडिया के अंदर या born and brought up हुआ है किसी देश में तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा ही कहलाएगा. कोई फॉरेनर भी कहला सकता है, बस उसको वही दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. फर्स्ट, उसको उस कंट्री में he has to reside for more than a year. Second, his or her economic interest should lie in that country. Thank you so much everyone. आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं. पार्ट 2 हमारा खत्म हो गया. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिटीजन क्या होता है, सिमिलरली ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, इन सब बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. करंट ट्रांसफर क्या है, कैपिटल ट्रांसफर क्या है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के. फाइनल गुड्स क्या, इंटरमीडिएट गुड्स क्या, कैपिटल गुड्स क्या होने वाले हैं, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे. पार्ट 2 हमारा यही खत्म होता है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, इस सेशन को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में बता दो कि यहाँ पे ए टू जेड सिलेबस कवर किया जा रहा है. अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप कर सकते हो, लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप से. बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत रेलेवेंट नोट्स है. या तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इनका बहुत ही प्यारा पीडीएफ आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो. ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल रहे होंगे लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे. इन पीडीएफ से ही हमें पढ़ना है. ये पीडीएफ अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है, एनसीईआरटी कवर्ड है, गाइड बुक कवर्ड है. तो लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके इनको देख सकते हो.
मैक्रो इकोनॉमिक्स A to Z नोट्स आपके डल चुके हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स A to Z नोट्स आपके डल चुके हैं। बेस्ट नोट्स ऑफ क्लास 12 आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्लासेस नोटिफिकेशन, सर हम क्लासेस कब कब ले रहे हैं, A to Z क्लासेस नोटिफिकेशन आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे, राइट। लाइव क्विज़ेस आप वहां दे सकते हो, प्रैक्टिस क्विज़ेस दे सकते हो, और सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस आपको मिल जाएंगे। अब हमने 2 पार्ट ले दिया नेशनल इनकम के, बीओपी जब हमने कंप्लीट किया था वी टुक ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स। तो भैया कहां है प्लेलिस्ट, कहां है यूट्यूब पे, भैया समझ नहीं आ रहा प्लेलिस्ट बनाओ अलग से। अरे प्लेलिस्ट सारी बन रखी है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम वी आर ना रैंट हरी, बहुत ज्यादा हरी में है और हमें हमारा माइंड काम नहीं करता, कॉन्शियस लेवल काम नहीं करता। तो उस केस में क्या है, लर्न करो द लाइव लर्निंग आप ऐप में जाओगे, उसमें हमने जितने भी सेशंस ले रखे हैं लाइव यूट्यूब पे या नॉर्मल वीडियोस निकाल रखी है, सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाती है। फ्री स्टडी मटेरियल है, आप वहां जाके वीडियोस देख सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, आपको कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, मोबाइल उठाओ उसको देखना शुरू कर दो, सिलेबस कंप्लीट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी कर लेना। हैव अ ग्रेट डे, जल्दी मुलाकात होगी, बाय बाय।